नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, आज जो है व्यंजन का क्लास चलेगा। इसके पहले 2 क्लास हम चला चुके हैं स्वर वाला, आज व्यंजन पे चलेगा। चलिए आरंभ करते हैं। जबकि जान रहे हैं हम लोग वर्ण विचार में पढ़ रहे हैं। हमने आपको पहले क्लास में जब इंट्रोडक्शन चल रहा था हिंदी का, तो हमने आपको बताया था कि हिंदी में सर्वप्रथम क्या आई थी, तो ध्वनि आई थी। उसी के आधार पर पहले पीछे का हम लोग दोहरान करते हैं। जैसे अगर पहले देखा जाए तो अगर हिंदी में आई थी तो ध्वनि आई थी। उसके बाद क्या आया था, वर्ण, या इसी को हमने अक्षर, अक्षर और वर्ण में आप लोगों को अंतर बता दिया गया था, वर्ण या अक्षर। उसके बाद आया था शब्द, शब्द या इसी को पद। पद और शब्द दोनों दो होते हैं, हमने आपको अभी नहीं बताया, बट जब शब्द विचार चलेगा तो उस पर बताया जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, वाक्य आएगा। वाक्य के बाद क्या आएगा, भाषा आएगी। वाक्य के बाद क्या आएगी, तो भाषा आएगी, भाषा। इतना चीज पढ़ना है। हमने आपको ध्वनि के बारे में तो कुछ पूछता नहीं है, जब भाषा चलेगा तो ध्वनि पे आ जाएगा। लेकिन वर्ण या अक्षर का विचार चलाया जा रहा है, इसको हमने आपको 2 भागों में बांटा गया। पहला बताया गया, पहला पहला बताया गया कि स्वर, और दूसरा क्या बताया गया, व्यंजन बताया गया था। व्यंजन ये इंट्रोडक्शन क्लास में जब हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम का सिलेबस चल रहा था तब बताया गया था। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं, जो इंट्रोडक्शन है और सिलेबस का पर इंट्रोडक्शन है, तो उसको जरूर देखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वर है, व्यंजन है। स्वर में हमने 11 स्वरों के बारे में भली भांति जानी, और यहाँ 2 वर्ण और भी थे जिसको जाना गया, अंग और है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुस्वार और विसर्ग। इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग क्लियर कर लिए थे। आगे जब बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो अब आज हम जो चलाएंगे, वर्ण में स्वर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारी जो बारी है वो व्यंजन की बारी है, व्यंजन की। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो वर्ण विचार ही चल रहा है, वर्णमाला से संबंधित चल रहा है। तो चलिए पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग, व्यंजन। पहला हेडिंग डालते हैं व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन होते क्या है पहले इसको जानते हैं। व्यंजन, तो इसका परिभाषा अगर लिखा जाए तो हम परिभाषा में लिखेंगे, ऐसी ध्वनियां, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण हेतु, जिनका उच्चारण करने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ऐसी ध्वनियाँ जिनको, जिनके उच्चारण हेतु हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अगर उदाहरण की बात कही जाए, अगर उदाहरण की बात ली जाए कि उदाहरण बता दीजिए कि व्यंजन का उदाहरण क्या है, उदाहरण की बात कही जाए, उदाहरण में तो आप लिखिएगा, उदाहरण में लिखिएगा, आप लिखिएगा क, और क जब भी लिखिएगा तो इसके नीचे हलंत लगा कर लिखिएगा। प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है कि इस आधे क में से क्या निकाल गया, इसको अर्ध अक्षर बोलते हैं। जब भी व्यंजन लिखा जाता है, व्यंजन कितने होते हैं अभी इस पर विचार होगा। जब भी इसमें से पूछा जाएगा, क आधा क हम 2 प्रकार से बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं और एक हलंत लेकर बनाते हैं। इसके लिए हम क्लास जरूर लेके आएंगे कि हम वर्णों का अर्धाक्षर कैसे बनाते हैं। ये लास्ट में चलेगा, वर्णों का शब्दकोश चलेगा और वर्णों का अर्धाक्षर क्रम बताएंगे। लेकिन बस यहाँ आज इतना ही जान लीजिए कि इस क में से क्या निकाल दिया गया है, तो अ निकाल दिया गया है। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा था, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने एक रख दिया था, शहीद वर्ण। शहीद वर्ण क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि वे वर्ण होते हैं, ये सभी व्यंजन वर्णों के साथ संयोग करेगा, तभी उसका हम उच्चारण कर सकते हैं। अगर ये अ वर्ण इस व्यंजन वर्ण में संयोग नहीं करेगा तो इसका हम उच्चारण कर नहीं सकते। इसलिए इसके परिभाषाओं में लिखा जाता है कि ऐसी ध्वनियां, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने हेतु हमें किसकी मदद लेनी पड़े, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब चलते हैं व्यंजनों की संख्या की बात कही जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या की बात कही जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब व्यंजनों की संख्या चलते हैं, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों
की संख्या। अगर आपसे पूछे, सिर्फ पूछे कि चलिए बता दीजिए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वो कौन कौन होते हैं इसको देखने अब हम इसके उदाहरण पर चलते हैं। वो कौन व्यंजन होते हैं, तो हम लिख रहे हैं, जैसे व्यंजनों की संख्या में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे क, फिर लिखेंगे ख, ग, घ और अंग। ये जो अंग की बिंदु होती है, ये जो अंग की ये बिंदु दी जाती है, इसके साइड में दी जाती है, नीचे नहीं दी जाती है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, अभी हम व्यंजन सिर्फ पढ़ रहे हैं, स्वरों को मिक्स नहीं या स्वरों का मिलान नहीं हुआ, तो इसके नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा। इसके नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है? च, छ, ज, झ और इय। ये आपके हो गए इधर। यहां इसके नीचे भी हमें हलंत लगाना पड़ेगा। व्यंजन में जब भी व्यंजन को लिखिए तो लिखने से पहले ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे हम हलंत का अर्थ क्या होता है? जिस भी वर्ड के नीचे ये वाला चिन्ह दिखेगा, इसी को हलंत बोलते हैं। इस पे विशेष क्लास चलाया जाएगा कि वर्डों का अर्धाक्षर हम कैसे बनाते हैं। किसी को हलंत लगाकर बनाते हैं, किसी में हलंत नहीं लगता, उसका वर्ड का अर्धाक्षर कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल व्यंजनों की संख्या काउंट कर लेते हैं, 33 कौन कौन होते हैं। उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। सबके नीचे हलंत का प्रयोग जरूर करिएगा। उसके बाद आएगा त, थ, द, ध, न। उसके बाद आ जाएगा प, फ, ब, भ और मैं। सब वर्णों के नीचे हम हलंत इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम व्यंजन जो काउंट करवा देंगे कि 33 हो गया, उसके बाद हम संपूर्ण व्यंजन यानी कि पूर्ण रूप से व्यंजन वर्ण लिखेंगे। प, फ, ब, भ, मैं। उसके बाद क्या आता है? यहां से लिखना आरंभ करेंगे य, र, ल, व। उसके बाद स, स, स और है। और सब वर्णों के नीचे हमने बोला आपसे कि हलंत का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि वे व्यंजन वर्ण या वे ध्वनियां जिसके नीचे या जिसके हम संयोग उच्चारण हेतु स्वरों की सहायता लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगर काउंट करेंगे, अगर इसको काउंट किया जाए तो हर एक लाइन में आपको, हर एक पंक्ति में आपको क्या दिखेगा? अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 5 आपको वर्ड मिलेंगे, इसमें देखा जाए इसमें भी 5 मिलेंगे, इसमें देखा जाए इसमें भी 5 मिलेंगे, इसमें भी 5 आपको मिलेंगे, इसमें भी 5 मिलेंगे। लेकिन इसमें अगर आप काउंट करेंगे 4 होगा, इसमें काउंट करेंगे 4 होगा। अगर आप टोटल करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे तो आपको कुल कितना वर्ड मिल जाएगा? 33 वर्ड मिल जाएगा। कुल कितना वर्ड मिल जाएगा? 33 वर्ड। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 4 29 और 4 33 वर्ड। ये आपके व्यंजन वर्ड हो गए। ये आपके क्या हो गए? व्यंजन वर्ड हो गए। लेकिन यहां व्यंजनों वर्डों को हम जब लिखें तो हम इसके नीचे क्या लिखें? हलंत का प्रयोग किए। और हलंत का प्रयोग करने से ये पता चला कि ये सिर्फ व्यंजन है, अर्धाक्षर है। लेकिन जो हम हलंत को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे व्यंजन। इनका हम उच्चारण आराम से कर सकते हैं। जो हम स्वर का इसमें प्रयोग कर लेंगे, हलंत हटा देंगे, त्यों इसका हम उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो ये थे आपके व्यंजनों की संख्या। अगर पूछ ले तो आप 33। व्यंजन का अगर अर्थ बताया जाए, व्यंजन का अर्थ होता है समूह। अगर इस व्यंजन का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ ले कहीं कि शाब्दिक अर्थ बता दीजिए, शाब्दिक व्यंजन का अगर आपसे पूछ ले कि शाब्दिक अर्थ बता दीजिए, शाब्दिक अर्थ बता दीजिए, तो शाब्दिक अर्थ में आप इसका अर्थ समूह बताइएगा। शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ बता दीजिएगा समूह होता है। समूह, समूह। अगर उदाहरण दिया जाए तो आपके घर खाना या जब ऐसे खाना बनते हैं जो पर्व या त्योहार पे बनाए जाते हैं, उसमें क्या बोला जाता है कि हमारे घर 12 व्यंजन बने हुए हैं, 12 व्यंजन बने हुए हैं। यानी कि 12 तमाम प्रकार के जो 12 प्रकार के भोजन है वो हमारे घर बने हुए हैं, उसी को 12 व्यंजन। तो व्यंजन का जो अर्थ होता है वो किससे होता है? तो समूह से होता है। इस बात को याद रखिएगा। हमने क्या बताया इसके पहले? हमने आपको बताया, क्या बताया? व्यंजन कहते किसे हैं? हमने कहा ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने
के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और इसका उदाहरण हमने बताया कि क, ये क तब तक हम नहीं उसका उच्चारित कर सकते हैं जिसमें जब तक इसमें कोई स्वर इन्वॉल्व न हो जाए या स्वर जुट न जाए, तब तक हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और अगर इसमें स्वर जुट जा रहा है तो इसका उच्चारण हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद हमने बताया कि व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 33 होती है। आपको हमने लिखा क से लेकर म तक, ये इसको देखिएगा हर एक प्रत्येक पंक्ति में, अभी इसके प्रकार पे जब हम चलेंगे कि व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, तो हर एक पंक्ति में देखिएगा 5-5 हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर इस तरफ से देखेंगे तो भी 5 रहेंगे, इस तरफ से देखेंगे तो भी 5 रहेंगे। इसलिए इसको आप मैथ में पढ़े होंगे, गणित में पढ़े होंगे, वर्ग या वर्ग, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर और दाएं से बाएं, यानी कि दाएं से बाएं की दोनों तरफ से अगर संख्याओं का या क्रम का या व्यक्ति कोई खड़ा है उसकी संख्या समान है तो उसी को क्या बोला जाता है, वर्गीय या वर्ग बोला जाता है। तो इसी को हमने एक नाम हम लोग अभी इसका देंगे वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन देंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ 33 दीजिएगा। कुछ लोगों को मन में चल रहा होगा स जो आप लिखे गए हैं, ये स और स कैसे लिखे जाते हैं, तो देखिएगा अगर इस स का उच्चारण स्थान देखा जाए तो इस जो बड़े स को, जिसको हम लोग पाठशाला में यही सिखाया गया कि ये बड़का स है, पेट फरहुआ स है, छोटका स है, लेकिन ये ऐसा नहीं पढ़ा जाता है बाबू। जब आप व्यंजन को पढ़ते हैं या हम जब पढ़ने का प्रयोग करते हैं या पढ़ते हैं, तो पहले हम पढ़े कैसे, जब हमें क पढ़ना होता था तो क पढ़ने के लिए हमने नाम लिया क्या कि क से क्या होता है, क से तो हम लोग बोले कबूतर, क से क्या हुआ तो कबूतर हुआ। लेकिन ये क्या बोलना सही है, नहीं, ये कबूतर क्या है, एक चिन्ह दिया गया ताकि हमारे मस्तिष्क में क का जो प्रतीक है, जो चिन्ह है वो छप जाए, बस ये कबूतर जो है चिन्ह दिया गया। लेकिन जब हम अपर लेवल के क्लास में, यानी कि जब हम तैयारी या हम इसी हिंदी माध्यम या हिंदी से हम जब बीटेक बीए करना चाहते हैं या करते हैं अध्यापक बनने के लिए हिंदी से, तो हमें वहां ये बताया जाता है कि जब ये क का उच्चारण करिएगा तो यहाँ क से कबूतर नहीं, इसी में आप क्या जोड़ लीजिएगा, कार प्रत्यय जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़ लीजिएगा, कार प्रत्यय जोड़कर, इस कार प्रत्यय को जोड़कर ही आप उस वर्ण का उच्चारण करिएगा, कार प्रत्यय। कैसे, जैसे हमने कहा कि क से कबूतर, तो क से कबूतर ही नहीं हो सकता है, क से कलम भी हो सकता है, क से कलम भी हो सकता है, क से कबूतर भी हो सकता है, क से काम भी हो सकता है। लेकिन कबूतर इसलिए बताया गया ताकि हमारे दिमाग पे इसका चिन्ह बन जाए, दिमाग पे क्या हो जाए, चिन्ह बन जाए कि क से जब कबूतर बोला जाएगा तो क होता है। लेकिन अब किसी भी वर्ण का हम अगर उच्चारण करेंगे तो उस सभी वर्णों में हम कार प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे अगर हम क वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे हम क वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें क्या बोलना होता है, क वर्ण का उच्चारण जब करेंगे तो हम बोलेंगे, क वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हम बोलेंगे क कार, क्या बोलेंगे, क कार, क कार। जैसे बोल रहे हैं तो क से ककार, खकार, गकार, घकार, अंगकार, ऐसे हम बोलेंगे च कार, छ कार, जयकार, जयकार, यकार। आप भली बात समझ गए होंगे कि जब हम इस व्यंजन वर्ण को पढ़ते हैं, पढ़ते समय अगर पढ़ते समय आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय इस बात को याद जरूर रखिएगा कि पढ़ते समय हमें इस बात को याद रखना है, पढ़ते समय क्या याद रखना है कि हम अब क से कबूतर नहीं, क से क्या पढ़ेंगे, क से ककार पढ़ेंगे, ख से खकार पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक अपवाद चलता है, वो अपवाद जब वर्णों का अर्धाक्षर चलेगा तब वहां बताया जाएगा। सब में आप कार प्रत्यय जोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक नोट जरूर लिखिएगा, नोट में क्या लिखेगा, आप नोट में लिखिएगा कि हम जो र वर्ण है, नोट में लिखिएगा कि जो र वर्ण है उसके नीचे नोट में लिखिएगा र वर्ण में कार प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं या नहीं जुड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। कौन से वर्ण में, तो र वर्ण में, केवल र वर्ण में। आप र को रकार नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, ये प्रश्न आपके दिमाग में बना रहेगा। हम जब वर्णों का अर्धाक्षर बताएंगे तब वहां इसका जवाब देंगे, लेकिन इसको नोट डाउन करके जरूर लिखिएगा कि र वर्ण में कार प्रत्यय हम नहीं जोड़ते हैं। बाकी जितने भी वर्ण पढ़ेंगे केवल र को छोड़कर सब में क्या लगा लेंगे,
कार प्रत्यय लगाकर पढ़ेंगे। अब हम क से कबूतर, ख से खरगोश नहीं, क कार, ख कार, ग कार, घ कार, अंगकार, इसी तरह से सभी वर्ड पढ़ेंगे। लेकिन ये जो र वर्ड है ये इसमें हम कार प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम कार प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे। बात यहां तक समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं व्यंजन के प्रकार पर। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, या इसी को क्या कहा जाता है? भेद। व्यंजन के प्रकार या क्या कहा जाता है? भेद। भेद, भेद, व्यंजन के प्रकार या भेद हम कह सकते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अगर इसमें बात कही जाए कि व्यंजन कुल कितने प्रकार के होंगे, तो यहां देखिएगा 2 प्रकार हम बताएंगे। आपको बताएंगे कि मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा, मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 बताइएगा, क्योंकि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, यही मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपसे इस व्यंजन का कुल प्रकार पूछ ले, व्यंजन का कुल प्रकार पूछ ले, या प्रकार सिर्फ पूछे कि कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता दीजिएगा 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। लेकिन ये कह दे, एक शब्द जोड़ दे कि बताइए मुख्य रूप से क्या प्रकार का होता है, तो आप इतना कह दीजिएगा 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब चलते हैं कौन कौन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। कौन कौन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला जो होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा जो होता है उष्म व्यंजन, उष्म, या इसी का एक नाम और दिया जाता है उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी, उष्म व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन। ये क्या हम लिख दिए? ये मुख्य रूप से जो 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे वो लिखें। मुख्य रूप से जो 3 प्रकार पढ़ेंगे वो हम लिखें कि व्यंजन कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन। एक नाम और यहां जोड़ लीजिएगा, इसको स्पर्श के साथ साथ अभी आप लोग को दिमाग में आ गया होगा, इसको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि अभी हमने इसके ठीक पहले बताया कि 5 ऊपर से नीचे की ओर, दाएं से बाएं की ओर 5-5 होते हैं, वही वर्गीय व्यंजन, वही है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय। 6 कौन होते हैं? अब आगे लिखते हैं। जो अगला आता है नंबर 4 अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। अगला जो आता है नंबर 5 उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, या इसी को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त या ताड़नजात भी कहा जाता है, ताड़नजात, या क्या कहा जाता है? या कहा जाता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, व्यंजन। क्या कहा जाता है? या तो आप उत्क्षिप्त कह सकते हैं, या तो ताड़नजात व्यंजन कह सकते हैं, या तो द्विगुण। अभी आप घबराइए मत, केवल हम प्रकार पर इसका नाम बता रहे हैं। अभी जब एक एक का परिभाषा और एक एक के बारे में आपको बताया जाएगा, तो आपके दिमाग में ये छपने लगेगा कि कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन, किसको हम वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, कौन होता है अंतस्थ व्यंजन। यहाँ देखिएगा हम शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किए, जहां भी जिस भी वर्ड में घुंडी का प्रयोग होता है वहां हम शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये घुंडी जहां भी दिखेगी आप शिरोरेखा का क्रॉस नहीं कर सकते, ये भी हम बताएंगे आपको जब वर्डों का अर्धाक्षर बताएंगे। अगला जो छठा और लास्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। या एक किसी का एक नाम और होता है, क्या नाम होता है? गुच्छ व्यंजन। क्या नाम होता है? गुच्छ व्यंजन। अब एक एक के बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे, एक एक के बारे में इस क्लास में इसका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमने बताया कि अगर आपसे ये पूछे कि व्यंजन के प्रकार या भेद बताइए, तो कुल पूछ रहा है, लेकिन जब मुख्य पूछ देगा मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 बताइएगा। 3 कैसे होते हैं? 6 कैसे होते हैं? अभी हम एक एक के बारे में बताएं। जैसे अगर हम
अब एक एक के बारे में इसको हम लेते हैं। हमने बताया कि 6 कौन कौन होता है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है, उसमें या उसमें संघर्षीय व्यंजन होता है, अनुनासिक व्यंजन होता है, उत्क्षिप्त या ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, या इसी का एक नाम दूसरा है गुच्छ व्यंजन, उसी को हम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एक के बारे में समझते हैं। पहला हमने क्या बताया, पहला प्रकार में हमने क्या बताया, पहला हमने आपको बताया स्पर्श व्यंजन। पहला देख लीजिए, पहला हमने आपको क्या बताया, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, वही हमें हेडिंग में डालना है। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या क्या इसी का नाम रखें, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है जो हम पढ़ा रहे हैं या जिस क्लास में हमें, जिस क्लास से डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि हमें ये समझ में नहीं आया, या ये आपके मन में कोई प्रश्न बन रहा है, तो कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न कर सकते हैं, उसका जवाब अगले क्लास में दिया जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा नाम क्यों रख दिए, तो आप इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, इसी क्लास में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं, अब हम लिख दे रहे हैं। पहले परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे वे व्यंजन वर्ण या वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, करते समय आपके मुख में एक अंग का नाम जीभ है, जीभ सुने होंगे। जीभ क्या होता है, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो जीभ है, या हम कह सकते हैं करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे। क्या कहे, जीभ जो होता है, जीभ मुख के या मुंह के या मुख के, मुख के किसी न किसी भाग को, किसी न किसी भाग को, किसी भाग को स्पर्श करे, स्पर्श करे, स्पर्श करे, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। नाम से ही पता, स्पर्श मतलब छूना या टच करना, छूना या टच करना। वे वर्ण होंगे जिनका उच्चारण हम करेंगे, करते समय क्या होगी, जीभ हमारी जो होगी वो मुख के किसी न किसी भाग को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तालु को करेगी, मूर्धा को करेगी, दंत को करेगी, कहीं ना कहीं जीभ जो होता है स्पर्श करेगी। और कहीं कहीं ऐसा होगा जहां जीभ स्पर्श नहीं करेगी, केवल कंठ से उच्चारित हो जाएगा, यानी कि आपके मुख का कोई ना कोई भाग स्पर्श होगा या एक्टिव हो जाएगा उच्चारण करते समय, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श। इनके प्रत्येक पंक्ति में ऊपर से नीचे, मैं वैसे बोल दे रहा हूं, वैसे ही परिभाषा बोल रहा हूं, इनके प्रत्येक पंक्ति में क्या होता है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तरफ की ओर देखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या होती है, 5-5 होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। उदाहरण में चलते हैं कि कौन कौन से हैं वर्गीय व्यंजन, कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे उदाहरण, हम इसका लिख रहे हैं, उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण, उदाहरण में हम लिख रहे हैं, क्या लिख देंगे, पहला हम लिखेंगे क। अब हम यहाँ अर्धाक्षर नहीं प्रयोग करेंगे, वहां हम आपको समझा रहे थे। अब यहाँ हम स्पर्श, हम उच्चारित करने लगे, उच्चारण करने लगे, वहां हम उच्चारित नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ उच्चारण करने लगे। अब यहाँ स्वर इसमें क्या हो गया, मिल गया, इसलिए अब हम अर्धाक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे। क हो गया, ख, ग, घ, अंग, फिर आगे च, छ, ज, झ, इय, फिर आगे ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए आपके स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। अगर आप इसमें काउंट करेंगे, अगर आप इसमें काउंट कर रहे हैं, अगर काउंट कर रहे हैं मतलब गिन रहे हैं, अगर इस
रो में देखेंगे, यानी कि रो में देखेंगे, पंक्ति में देखेंगे, तब भी आपको संख्या इनकी कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। और ऊपर से नीचे की ओर अगर काउंट करेंगे तब भी आपको संख्या क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन। अगर आपसे पूछ ले कि चलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या या वर्गीय व्यंजनों की संख्या आप बता दीजिए, वर्गीय व्यंजनों की संख्या बता दीजिए, तो आप संख्या अगर पूछेगा, इसकी आपसे अगर संख्या पूछ लेगा कि संख्या बता दीजिए, इसकी संख्या कितनी होती है, तो आप 25 बता दीजिएगा, 25 बता दीजिएगा। अभी हम उच्चारण के आधार पर जब व्यंजनों का प्रकार बताएंगे तो स्पर्श व्यंजन वर्गों की संख्या हम कितना बताएंगे, 16 बताएंगे, लेकिन वो थोड़ा अपर लेवलों में होता है। लेकिन आपसे अगर कहीं पूछ ले वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, उसको भी बताएंगे क्यों ऐसा होता है, क्यों 16 हो गया, क्यों 25 नहीं हुआ, क्यों घट गया। वो आधार होता है, जब आधार में व्यंजनों के प्रकार बताए जाएंगे तब वहां बताए जाएंगे। बस ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन वर्गीय। हमने आपको अभी पीछे क्या बताया कि व्यंजन के प्रकार में क्या होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। और हमें इसमें अगर इनमें देखेंगे, अगर 3 प्रकार में कुल कितने व्यंजन वर्ण पाए जाएंगे, तो 33 वर्ण होंगे। जो हम 33 वर्ण बताएं वही 33 पाए जाएंगे। यानी कि आपको स्पर्श व्यंजन वर्ग, अंतस्थ व्यंजन वर्ग और उसमें व्यंजन वर्ग। अब इसकी संख्या हमने काउंट कर ली, क्या कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या अगर हमसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, इतना समझ गए, ये हो गए स्पर्श व्यंजन वर्ग। अब देखिएगा जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा इसका प्रकार उठाते हैं। दूसरा प्रकार क्या हमने बताया था आपको, दूसरा प्रकार अभी यही बता के आए, पीछे अभी जस्ट बताए हैं आपको। दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ग, क्या बताएं, अंतस्थ व्यंजन वर्ग। अभी हम जब ये वर्णमाला लिखे हैं 3300, तो यहाँ हम क्या लिखे थे, यहाँ लिखे थे य, र, ल और व, वही क्या हो गए, अंतस्थ। चलेगा, ये याद रखिएगा 25 है, मुख्य रूप में 33 होते हैं, और 33 काउंट करना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार, दूसरे प्रकार पे चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम कहते किसे हैं, पहले इसके परिभाषा लिखते हैं। अंतस्थ व्यंजन हम कहते किसे हैं, पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं। अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा लिखेंगे वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख बहुत संकुचित हो जाए या छोटा हो जाए या स्वरों की भांति उच्चारित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिएगा हम परिभाषा लिखते हैं वे व्यंजन वर्ण, वे वर्ण या व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुख संकुचित हो जाए, संकुचित हो जाए। वे व्यंजन वर्ण या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख संकुचित मतलब छोटा हो जाए, मुख का आकार जो है वो क्या हो जाए, संकुचित हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम कहें कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख क्या हो जाए, संकुचित हो जाए, या हम इसका परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु का वेग है वो स्वरों की भांति निकले, वो स्वरों की भांति निकले, उसे हम क्या कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसके उदाहरण पर चला जाए, इसके उदाहरण पर चला जाए, ये तो परिभाषा हो गया। अब इसके उदाहरण पर चलते हैं कि उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, तो उदाहरण में लिखेगा उदाहरण कि कौन कौन वर्ण होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। जो अंतस्थ हम आपको बता दिए, तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन होता है, यह होता है र, य, र, ल और व, ये 4 होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगर इनकी आपसे संख्या पूछ ले कि इनकी संख्या कितना होता है, इनकी संख्या बता दीजिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है। कौन कौन होते हैं, यह होता है, र होता है,
ल होता है वह होता है। इसके नीचे हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम उच्चारण कर रहे हैं, और जब हम हलंत लगा देंगे तो इनका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, हलंत लगा देंगे तो इनका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अब यहां से दो बात आप याद रखिएगा, इसे क्या और कहा जाता है, यर ल व को और क्या कहा जाता है। इसमें दो वर्ड ऐसे हैं, इसमें दो वर्ड ऐसे हैं, कौन कौन है, एक यह है और एक वह है, एक यह है एक वह है। इन दो वर्डों से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछेगा कि अर्ध स्वर व्यंजन कौन होते हैं या अर्ध स्वर वर्ड किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर। अर्ध मतलब आधा और स्वर मतलब हमने आपको बता दिया कि स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। तो अर्ध स्वर यही होते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर आपको बहुत सी ऐसी पुस्तकों में मिलेगा कि इन चारों वर्डों को अर्धस्वर बताया गया, लेकिन वो गलत है। चार वर्ड अर्धस्वर नहीं है, केवल और केवल दो वर्ड हैं। अगर आपसे अर्धस्वरों की संख्या पूछ ले कि हिंदी में अर्धस्वर कितने होते हैं, तो आप उसका जवाब कितना दे दीजिएगा, दो वर्ड होते हैं अर्धस्वर। कौन कौन होता है, एक यह होता है, एक वह होता है, एक यह वह होता है और एक क्या होता है, वह होता है। इसका उच्चारण स्थान बहुत पूछता है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान जरूर पूछता है। अगर वह वर्ण का उच्चारण स्थान आपको पता है, उच्चारण स्थान आज क्लियर नहीं होगा, उच्चारण स्थान क्लियर नहीं होगा, तो अगर आपको पता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए उच्चारण स्थान इसका क्या होता है। इसको कमेंट में जरूर बताइए कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। हम आपके कमेंट को देखेंगे और आप अपना जरूर कमेंट रखिएगा कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा लिए। ये आपको बताना है कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि व्यंजन के प्रकार में पहला प्रकार बताया स्पर्श व्यंजन, जो वर्गीय व्यंजन हो गए। इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। कहां से कहां तक लेकर, तो आप लिख सकते हैं क से लेकर म तक जितने भी वर्ण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। फिर हमने आपको क्या बताया, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कहां से कहां तक, तो यह से लेकर वह वर्ण ही क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें से यह और वह को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। और इसका उच्चारण स्थान आपसे हमने कमेंट में मांगा कि आप जब वीडियो देखिएगा और आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी आप जानेंगे अगली क्लास में, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छापिएगा कि इसका उच्चारण स्थान, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार पर चलते हैं। अगला प्रकार है यानी कि तीसरा प्रकार उष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा प्रकार आपका चलेगा, तीसरा प्रकार चलेगा उष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा प्रकार आपका चलेगा उष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा प्रकार उष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा प्रकार जो चलेगा वो उष्म व्यंजन वर्ण चलेगा, उष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा प्रकार है, तीसरा जो हम आपको प्रकार बता रहे थे, तीसरा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म या इसी को उष्म संघर्षी बोला जाता है, उष्म संघर्षी भी बोला जाता है, संघर्षी व्यंजन वर्ण, संघर्षी व्यंजन वर्ण। देखिएगा उष्म संघर्षीय व्यंजन वर्ण, लेकिन अगर कहीं पूछ ले स्पर्श उष्म संघर्षी व्यंजन बताइए, तो वहां इसका जवाब बदल जाएगा, जो हम आपको अगली क्लास में या इसी क्लास में स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे। उष्म संघर्षीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहले इनकी परिभाषा लिखते हैं कि उष्म या उष्म संघर्षी व्यंजन हम किसे कहेंगे। हम लिखेंगे वे व्यंजन वर्ण या वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुख से, उष्म मतलब क्या होता है, गर्मी या घर्षण, मुख से घर्षण प्रतीत हो या मुख से वायु घर्षण करके बाहर आए, मुख से वायु घर्षण के माध्यम से बाहर आए या मुख से वायु घर्षण के माध्यम से। घर्षण मतलब
घर्षण मतलब गर्मी होगा, रगड़ होगा, घर्षण के माध्यम से बाहर आए, माध्यम से बाहर आए, से बाहर आए, आपके मुख से जो वायु आएगा वो घर्षण के माध्यम से आप बाहर आएगा, बाहर आए, आए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उष्म या उष्म संघर्षीय कहते हैं। उष्म संघर्षीय, उष्म मतलब गर्मी, संघर्षी मतलब होता है घर्षण। आप जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपके मुख से घर्षण प्रतीत होगा, घर्षण होगा या क्या होगा, आप रगड़ा होगा या आपके मुख से गर्मी प्रतीत होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उष्म संघर्षीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण पर चलते हैं कि इसका उदाहरण कौन कौन सा है, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं उदाहरण। उदाहरण में अगर देखा जाए कि उदाहरण में इसमें कौन कौन से भैया वर्ण आएंगे, तो इसमें आता है आपका स, ये आता है स, और ये वाला स, और ये है, ये चार हैं। इनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले कि बताइएगा इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप संख्या में जवाब कितना दीजिएगा, 4 दीजिएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। बाबू अब यहां से एक प्रश्न बनता है, देखिएगा हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में सभी वर्णों को एक समान माना जाता है, एक समान अधिकार, इनको वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला, वर्ण मतलब अक्षर और माला मतलब समूह, वर्णों का एक समूह होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला, आपको पता ही है। लेकिन इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका हम इसको सकार बोलेंगे, इसको भी सकार बोलेंगे और इसको भी सकार बोलेंगे। तो कैसे हमें पता चलेगा कौन सा स हम बोल रहे हैं, तो इसका एक नाम दिया गया। जब इसका हम उच्चारण करेंगे, हम यही नीचे लिख दे रहे हैं, जब इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते समय, जब इसका उच्चारण करते समय उच्चारण करेंगे तो हम प्रयोग क्या करेंगे, उच्चारण के समय हम प्रयोग क्या करेंगे, अब बोलेंगे सकार, सकार, सकार। आप क्या समझे कि कौन सा स लिखना है, तो इसके उच्चारण स्थान को लिखा जाता है, इसके उच्चारण स्थान को लिखा जाता है। जैसे जब हम इसका उच्चारण करेंगे, यानी कि इसका उच्चारण करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे तालु सकार। क्या बोलेंगे, तालु सकार। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु सकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तालु सकार। जब हम बड़े वाला से, जिसको आप क्या बोलते हैं, बड़का से, पेट फरौआ से, छोटका से, तो इसको ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे तालु सकार। जब ये वाला सकार बोलेंगे तो हम बोलेंगे मूर्धा। क्या बोलेंगे, मूर्धा सकार। क्या बोलेंगे, मूर्धा सकार बोलेंगे, मूर्धा सकार। और जब आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे जब हम बढ़ेंगे, यहाँ जगह नहीं है, बगल में लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है, बगल में लिखते हैं, इस स को बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दंत सकार। क्या बोलेंगे, दंत सकार बोलेंगे, दंत सकार बोलेंगे। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, उच्चारण करते समय ध्यान दीजिएगा, जब हम कहेंगे तालु सकार, यानी कि बड़के सकार का बात, स का बात कर रहे हैं। जब हम कहेंगे मूर्धा सकार, तो पेट फरौआ से जिसको आप लोग बोलते हैं, इस पेट फरौआ से नहीं है, इसको हम बोलते क्या है, मूर्धा सकार, और इसको क्या बोलते हैं, दंतकार। और ये तो है, तो हर जगह एक ही है, इसको क्या बोलते हैं, हकार। तो लेकिन अगर इसका उच्चारण स्थान अगर आपको पता है तो कमेंट सेशन में इसका भी उच्चारण स्थान आप लोग क्लियर करिएगा। आप लोग भी कुछ करिए, इसका उच्चारण स्थान अगर आपको पता है तो इसका उच्चारण स्थान आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, उच्चारण स्थान, क्योंकि अगला क्लास उच्चारण से ही संबंधित रहेगा। आपसे पूछा गया है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, किसका, ह वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि क्या होगा कमेंट में। 2 आपको होमवर्क दिया, या आप गृह कार्य कह सकते हैं, व का उच्चारण स्थान और ह का उच्चारण स्थान आपको बताना है। वो भी कहाँ बताना है, तो कमेंट में जरूर बताना है कि ह का उच्चारण स्थान क्या होता है और व का उच्चारण स्थान। अब समझ गए होंगे कि तालु सकार हो गया, मूर्धा सकार हो गया और दंत सकार हो गया। यहां तक बात समझ में आई। इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। हमने क्या बताया कि मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 कौन कौन होते हैं अभी हमने, अब उसकी बात हम यही थोड़ा सा हम कर लेते हैं, इस बोर्ड पर हम कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे चौथे प्रकार पे। देखिएगा हमने पहला आपको बताया स्पर्श व्यंजन। क्या बताया, स्पर्श व्यंजन, जिसको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। और ये कहां से कहां तक हम पढ़ें, तो क से लेकर म तक इनकी संख्या कितनी थी, हमने आपको बताया 25 थी। फिर हमने दूसरा बताया आपको, दूसरा हमने क्या बताया, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछें, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, या व्यंजनों की संख्या हमने आपको बताई।
अंतस्थ व्यंजन में इसकी संख्या 4 है। अगर आपको नहीं पता है तो हम लिख भी दे रहे हैं कौन कौन होता है, य, र, ल और व होता है। इनकी संख्या कितनी है तो 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फिर आगे हमने तीसरा प्रकार आपको बताया। तीसरा प्रकार क्या बताया, उष्म व्यंजन या उष्म संघर्षीय व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछें तो आप 4 देंगे। वो कौन कौन थे तो अभी बताया, तालु सकार, मूर्धा सकार और दंत सकार और हकार। ये 4 वर्ण यहां हो गए। अब बताइएगा, यही तो इसके मुख्य रूप के प्रकार हैं। मुख्य प्रकार या मुख्य रूप से प्रकार इसके हैं। मुख्य रूप से प्रकार, व्यंजनों के मुख्य रूप से प्रकार कितने होते हैं तो यही 3 तो हैं। आप इसको अगर जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, अगर इसका योग कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं तो आपको कुल कितना मिलेगा, इसका योग कर रहे हैं तो आपको कुल कितना मिलेगा, 33। यही तो व्यंजनों की संख्या होती है। व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछ ले व्यंजनों की संख्या बताइए तो आप इतने न बताते हैं बाबू कि कितना होता है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। यही व्यंजन होते हैं, यही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये मुख्य रूप से हमने आपको बताया, हमने आपको मुख्य रूप से बता दिया। अभी 3 प्रकार और हैं। 3 प्रकार कौन कौन है अब उसके बारे में, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यहां से हमने 2 आपको HW जिसको बोला जाता है होमवर्क या गृह कार्य दिया गया, वह का उच्चारण स्थान और है का उच्चारण स्थान। आप अगर वीडियो देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें चाहिए आपको उच्चारण, किसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये 2 वर्णों का उच्चारण स्थान। आगे बढ़ते हैं। ये हमने तो मुख्य रूप से बता ही दिया, इसका 3 प्रकार होता है और काउंट भी करवा दिया, काउंट भी करवा दिया, काउंट भी करवा दिया। अब इसको यहां से हटाया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है। अब आगे चलेंगे। अब हमने आपको क्या बताया, यहां अगर बात कहें हमने क्या बताया आपको, देखिएगा यहां व्यंजनों के प्रकार में हमने बताया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अगर यहां आप संख्या लिखना चाहते हैं तो यहां संख्या भी हम लिख दे रहे हैं। यहां एक कौन से लेकर तो क से लेकर म तक कुल कितनी संख्याएं तो 25। यहां कौन होता है तो य, र, ल और व होता है। इनकी संख्या कितनी है तो 4 है। यहां कौन होता है, तालु सकार, मूर्धा सकार, दंत सकार और हैकार। यहां कितने हो गए, 4। ये हमने पढ़ लिया, ये इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। अब चलते हैं अनुनासिक व्यंजन, उसके बाद उत्क्षिप्त, ताड़नजात और संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन पर चलते हैं। अनुनासिक व्यंजन, अगला हेडिंग डालेंगे अनुनासिक व्यंजन, नंबर 4 अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन हम कहते किसे हैं, पहले इसका परिभाषा, इनकी संख्या कितनी होती है और हम कहते किसे हैं। घबराइए मत, 52 कितने होते हैं, वर्णमाला में वर्णों की संख्या का क्लास आपको अलग से चलाया जाएगा। 52 होते हैं कि 54 होते हैं कि 56 होते हैं, 33 का जवाब कब देंगे, कब हम 44 का जवाब देंगे, सब बताया जाएगा। पहले एक किनारे से एक एक को समाप्त किया जाए फिर आपको बताया जाएगा। यहां हम कहते किसे हैं, पहले इसका परिभाषा लिखेगा। वे व्यंजन वर्ण लिखेगा, वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुख की सहायता ना करे। मुख की सहायता का मतलब मुख के साथ साथ उसका नाक में भी उच्चारण हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। मुख की सहायता, मुख की सहायता नाक करे, नाक करे, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम बोलेंगे अनुनासिक व्यंजन। क्या बोलेंगे, अनुनासिक व्यंजन बोलेंगे। क्या ये हम ये बात लिख दिए, आपको समझ में नहीं आया होगा कि मुख की सहायता कैसे नाक करेगा। तो आप जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुख से तो बोलेंगे, लेकिन उसका जो गूंज है, जो उसका उच्चारण है, वो अधिकांशतः आपके नाक से ही निकला जाता है, उसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अनुनासिक। एक और यहां से चलता है, एक पूछता है निरानुनासिक क्या होते हैं। हम स्वरों में आपको बताए थे
कि नाक के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या नासिक के आधार पर स्वर दो प्रकार के हम बताए थे। एक बताए थे अनुनासिक और एक बताए थे निरानुनासिक। अनुनासिक में चंद्र बिंदु आपको हम बताए थे, चंद्र बिंदु, और निरानुनासिक में क्या बताए थे, सभी स्वर बताए थे। निरानुनासिक मतलब मुख से जितने भी वर्ण बोले जाएं वही निरानुनासिक कहलाते हैं। इसमें उदाहरण लिखते हैं कि कौन से वर्ण आएंगे इसके उदाहरण में, इसमें उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण, उदाहरण में लिखेंगे इसमें कौन से आते हैं। तो जान लीजिएगा प्रत्येक वर्ग का जो क से म तक लिखे हैं उसके अंतिम वर्ण यानी कि पांचवा वर्ण क्या क्या होते हैं। तो अंग होता है, इय होता है, अण होता है, न होता है और म होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रत्येक वर्ग का जो होगा, वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी कि क के वर्ग का पांचवा वर्ण, क लाइन का पांचवा वर्ण, ये च लाइन का पांचवा वर्ण, ट लाइन का पांचवा वर्ण, त लाइन का पांचवा वर्ण और प लाइन का पांचवा वर्ण। तो अंग, इय, अड़, न और म यही क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन वर्ण होते हैं। यही क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन वर्ण होते हैं। अंग, इय, ड़ और न और म ये अनुनासिक होते हैं। इनका उच्चारण आप जब करेंगे तो आप अगर इनका उच्चारण करना चाह रहे हैं, नाक बंद करके इनका उच्चारण करिए, अच्छे ढंग से इनका उच्चारण है नहीं निकलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। बात समझ में आ गई। लेकिन यही बात अगर कह दिया जाए इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी अगर आपसे संख्या पूछ लेगा, बाबू संख्या बता दीजिए, अनुनासिक व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए, तो आप इसका जवाब कितना दीजिएगा, 5 दीजिएगा। कितना दीजिएगा, 5 दीजिएगा। अनुनासिक व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। 5 कौन कौन होता है, अंग, इय, अड़, न और म होता है। यानी कि जो वर्गीय व्यंजन पढ़े हैं, स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, उसी का कौन सा वर्ण होता है, उसी का 5वां वर्ण होता है। यानी कि अंतिम वर्ण का सभी लाइन जो होता है, अंतिम लाइन होता है अंग, इय, अड़, न, म, वही होता है अनुनासिक व्यंजन वर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार पर बढ़ते हैं। अगला प्रकार यही ले लेते हैं। अगला प्रकार, अगला प्रकार की बात कही जाए, ये 4 हो गया। 5वां में हमने आपको प्रकार क्या बताया था, तो 5वां में ही देख लीजिए, हमने आपको प्रकार में ही बताया है कि व्यंजनों के प्रकार में व्यंजनों की संख्या, यहां हमने क्लास में बताया व्यंजनों के प्रकार में 5वां देखिएगा, उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन वर्ण। इस पे और चर्चा चलेगी जब हम हिंदी में अन्य व्यंजन वर्णों को या अन्य वर्णों का हम प्रयोग करवाएंगे, या अन्य वर्ण कौन कौन से हिंदी में लिए गए हैं उनके बारे में बताएंगे, तो इसका बात एक बार और चलेगा। लेकिन यहाँ चल रहा है उत्क्षिप्त हो या ताड़नजात हो या द्विगुण व्यंजन, वो कौन होते हैं उस पर चलते हैं। अगले प्रकार पर बढ़ते हैं। अगला प्रकार जो हमारा था 5वां, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण। उत्क्षिप्त व्यंजन या इसी को क्या कहा जाता है, हम सब नाम लिख दे रहे हैं। ताड़नजात भी कहा जाता है, ताड़न जात कहा जाता है, ताड़नजात कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है, द्विगुण कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। कितने नाम कहे जाते हैं। इसमें आप पूछ सकता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए या द्विगुण व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए या ताड़नजात। तो हम कहेंगे इसका पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखिएगा, लिखेगा वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ की नोक, जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग, या आप कह सकते हैं जो नुकीला हिस्सा होता है, आगे का जो नुकीला हिस्सा होता है, नुकीला, आगे का जो नुकीला हिस्सा होता है, जीभ का आगे का जो नुकीला हिस्सा होता है, वो मूर्धा को छू के टच, ऊपर टच करके तुरंत हट जाए। आप कह सकते हैं अग्रभाग, ऊपर स्पर्श करके तुरंत हट जाए, तुरंत हट जाए, हट जाए। ज्यों स्पर्श करेगी, ज्यों स्पर्श करेगी वो क्या हो जाएगी, तुरंत हट जाएगी। इसी को क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त है। यानी कि वे व्यंजन वर्ण
आप जीभ का नुकीला भाग देखते होंगे, हमने आपको जीभ बनाया था कुछ इस तरह से। ये जो जीभ का नुकीला भाग है आपके ऊपर यानी कि मूर्धा यानी कि ऊपरी दांत के बगल के पीछे हिस्से को वो टच करके तुरंत हट जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात द्विगुण व्यंजन, उसी को कहते हैं। अब इसको हम ताड़नजात क्यों कहते हैं, इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं उसको लिखते हैं, उसका उदाहरण। उदाहरण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं अड और इसको पढ़ते हैं अढ़। इसको हम पढ़ते हैं अड और इसको पढ़ते हैं अढ़। आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि ट वर्ग में भी तो यही होता है, ड और ढ। इसको ड और ढ पढ़ते हैं। द्विगुण व्यंजन वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो गुणों को धारण करता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको बोलते हैं ड और ढ, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो अ पहले लगा लेते हैं। अ जो हम शहीद वर्ण बोलते हैं, अ पहले भी लगता है और बाद में भी लगता है, दो गुण धारण किया ना। लेकिन इसमें जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो अ बाद में ही सिर्फ लगेगा, पहले नहीं लगेगा। और इसका अगर अंग्रेजी बताया जाएगा, इसका अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो इसका अंग्रेजी डी होता है और इसका अंग्रेजी डी एच होता है कि नहीं। लेकिन इसका अंग्रेजी जब बनाएंगे तो इसका अंग्रेजी आर होता है और इसका अंग्रेजी आर एच होता है। इस पे बहुत विशेष चर्चा चलेगी। इसका जब अन्य वर्ण के बारे में बताएंगे हिंदी में तो इस पे बहुत विशेष चर्चा बनेगी या चलेगी क्लास में। तो यही होते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन वर्ण। ताड़नजात क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस व्यंजन वर्ण के नीचे ये बिंदु का जो प्रयोग है, नीचे जो ये बिंदु का प्रयोग है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम ही है ताड़नजात बिंदु। इस बिंदु का नाम ही ताड़नजात बिंदु है, इसलिए इसको ताड़नजात द्विगुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो गुण को धारण करता है, पहले भी लेता है और बाद में भी लेता है उच्चारण करते समय, इसलिए इसको द्विगुण कहा जाता है। उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीभ का जो ऊपरी वाला अग्रभाग होता है, नुकीला भाग ऊपर टच करता है। उत्क्षिप्त मतलब फेंकना, इसको फेंका बिंदु भी कहते हैं, इसको फेंका भी। उत्क्षिप्त मतलब फेंकना होता है। जीभ ऐसे जाएगी, टच करके तुरंत हट जाएगी, जैसे हम बॉल को फेंकते हैं टकरा कर, कहीं से टकरा कर तुरंत वापस आती है, वैसे जीभ इसका ज्यों उच्चारण करेंगे अढ़ और अढ़, आपका जीभ टच करके तुरंत जोर से वहां से हटती है, इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका अंग्रेजी और इसके बारे में अन्य वर्ण जब चलाएंगे तो इसके बारे में विधिवत जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला और अंतिम बताते हैं। पांचवा हो गया, छठा पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण। छठा पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण। छठा पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण। एक नाम इसका और है, इसको जरूर लिखिएगा। संयुक्त व्यंजन वर्ण को एक नाम से और एक नाम से जाना जाता है, वो नाम जरूर लिखिएगा। इसी को कहा जाता है गुच्छ। क्या कहा जाता है, गुच्छ व्यंजन वर्ण। गुच्छ व्यंजन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम परिभाषा इसका लिखेंगे कि हम गुच्छ व्यंजन वर्ण या संयुक्त व्यंजन वर्ण हम कहते किसे कहें, हम कहेंगे वे व्यंजन वर्ण जो व्यंजनों के योग से बने। किसके योग से बने, व्यंजनों के, लेकिन उसमें स्वर भी इन्वॉल्व होता है। संयुक्त मतलब आप ये कह सकते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिसको क्या हो, वो व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा लिखिएगा, वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जो व्यंजन वर्णों के मेल से बने, व्यंजन वर्णों के मेल से बने, वर्णों के मेल से या हम कह सकते हैं संयोग से, मेल से या हम कह सकते हैं संयोग से बने, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे या गुच्छ। गुच्छ मतलब गुच्छे में आता है, गुच्छे में आता है। जैसे इसमें कौन कौन व्यंजन वर्ण आते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं छ त्र या, और एक ये भी पढ़े होंगे जो बड़े के स्र इसको बोला जाता है। हम इसलिए इसको लाइन में लिखे, क्रमबद्ध लिखें। हम आपको यहां बताने का प्रयास ये करेंगे कि ये कितने दो वर्णों के संयोग से बना है, ये कितने दो, कौन कौन से दो वर्णों के संयोग से बना है। तो 6 अगर देखेंगे तो ये आधा क प्लस मूर्धा सकार से बना है। किससे बना है, आधा क प्लस किससे बना है, मूर्धा सकार से बना हुआ है। क जो है 6, आपसे अगर पूछा जाए कि 6 वर्ण किन दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बना है, तो आप कह सकते हैं क
और मूर्धा सकार के योग से क्या बनता है, तो 6 वर्ण बनता है। आगे बढ़ेंगे, त्रय आपसे पूछ ले कि त्रय किन 2 वर्णों से बनता है, तो आप कह सकते हैं आधा तय है और प्लस क्या है, र। देखिएगा सभी क्या हैं, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण। आधा तय और र मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रय मिल जाएगा। आधा क और मूर्धा सकार मिला लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये हो गया 6, ये हो गया त्रय। आपसे पूछेगा कि ज्ञ किन 2 वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञ वर्ण बताइए किन 2 वर्णों के, तो आप कह दीजिएगा ज प्लस इ। आधा ज क्या कहेंगे, आधा ज प्लस इ के संयोग से बना हुआ है, प्लस इ के संयोग से बना हुआ, आधा ज और प्लस इ के संयोग से। आपसे पूछ लेगा श्रय वर्ण किन 2 वर्णों से, तो आप कह दीजिएगा तालु सकार और प्लस र से। तालु सकार प्लस र के योग से क्या बना है, स वर्ण बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। अभी देखिएगा यहाँ कुछ ऐसे किताबें हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये कुछ अन्य वर्णों की सहायता से भी बना हुआ है। अगर 6 देखा जाए तो कुछ अन्य वर्ण की सहायता से भी बना है। जैसे अगर इसको देखा जाए तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा कि आधा क प्लस 6 से बना है, आधा क प्लस 6 से बना है, ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। अगर ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, अगर ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है जब हम हिंदी का शब्दकोश पढ़ेंगे। हिंदी का शब्दकोश में 6 वर्ण किन वर्णों के बाद में आता है, हिंदी का शब्दकोश में 6 वर्ण किन वर्णों के बाद आता है, त्रय वर्ण किन वर्णों के, शब्दकोश में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसको वही पढ़ा जाएगा। आगे 2 और हैं, एक आपका ग और य, ग और य से ज्ञा बना हुआ है, ये भी जरूर लिखिएगा। आधा ग और य से क्या बना हुआ है, ज्ञा। ये 2 का आप या तो ये देगा ऑप्शन में, या तो ये देगा, दोनों में से एक ही देगा, एक से अधिक नहीं देगा। ये थे आपके वर्ण के 6 प्रकार, जिसमें हमने आपको बताया, इसमें हमने आपको क्या किया, बताया कि वर्णमाला में हम 2 प्रकार के वर्णों को बताया। वर्णमाला की एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार बताएं, और इसका हमने विवरण आपके समक्ष रखा कि 3 प्रकार और 6 प्रकार किस तरह से हुए। किस अगला जो आधार बनाएंगे, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार बताएंगे। लेकिन फिर से एक बार और फास्ट में हम इसका दोहरान करते हैं, हमने आज क्या सीखा और क्या पढ़ा, बस यही बताएंगे। इसके बाद हम ये क्लास ओवर करेंगे। जैसे हमने आज पढ़ा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। पहले हमने ये पढ़ा कि व्यंजन हम कहते किसे हैं, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने से के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उच्चारण में। उदाहरण में क और अ मिलकर, और अ को क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण कहा जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि व्यंजनों की संख्या बताइए, तो हमने कहा 33। पढ़ने 33 कैसे, तो हमने क से लिखा म तक, और ये र अगर इसको देखा जाए तो इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया कि इसको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उष्म कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म कहते हैं, उष्म व्यंजन। इसके बारे में बताया और टोटल काउंट किया तो 33 होता है। उसके बाद हमने बताया कि पढ़ते समय हम क से कबूतर पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग में केवल सिंबल बनाया गया था। अब हम क्या करेंगे, कार प्रत्यय लगाएंगे, हर वर्णों के बाद कार प्रत्यय, जैसे क कार, ख कार, ग कार, अंग कार, ऐसे लगाएंगे। लेकिन नोट में हमने कहा कि र वर्ण के आगे कार प्रत्यय नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ता है, जब हम अन्य वर्ण या वर्णों का अर्धाक्षर बताएंगे तब वहां से बताएंगे। फिर आगे हमने क्या पढ़ा, व्यंजनों के प्रकार या भेद। कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33। हमने पहला बताया स्पर्श व्यंजन वर्ग या वर्गीय व्यंजन, क से म तक 25 इसकी संख्या। यहाँ अंतस्थ व्यंजन वर्ण बताया, य र ल व इनकी संख्या 4। इसमें हमने आपको बताया कि यह और वह क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। फिर हमने बताया उसमें या उसमें संघर्षी व्यंजन स है, और चौथा ये भी 4 होते हैं। हमने कहा कि अगर आप कार प्रत्यय लगाकर स वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, कहा कि सकार सकार सकार, तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन सा स बोला जा रहा है। फिर हमने इसका नाम दिया इसके उच्चारण स्थान के आधार पर कि ये तालु से उच्चारित होता है, मूर्धा से होता है, ये दंत से होता है। तो हमने आपसे कहा कि इसको कहिएगा तालु सकार, इसको कहिएगा मूर्धा सकार, इसको कहिएगा दंत सकार। और इसका हमने आपसे HW यानी कि गृह कार्य में कमेंट सेक्शन में छापने के लिए दिया कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, वह का उच्चारण स्थान क्या है। फिर हमने अनुनासिक व्यंजन वर्ण बताया। अनुनासिक व्यंजन वर्ण में हमने कहा कि इसकी संख्या अगर आपसे पूछ लेगा कि इसकी संख्या बता दीजिए अनुनासिक की, तो आप इसकी संख्या कितना बताइएगा, पहले लिख लेते हैं। कौन कौन होता है, अंग, इय, अड़, न और म होता है। इसकी संख्या अगर आपसे पूछेगा तो कितना बताइएगा, 5 बताइएगा। ये द्विगुण में उत्क्षिप्त ताड़नजात द्विगुण व्यंजन वर्णों की संख्या, इसमें हमने कहा कि ये 2 होते हैं, अड़ और अढ़ होता है, अड़ और
अढ़ होता है, अढ़ और अढ़ होता है। अगर ये नहीं होता तो हम मेढक को मेढक और सड़क को सड़क नहीं पढ़ सकते। इसके बारे में विशेष चर्चा होगी जब अन्य वर्ड हिंदी में बताया जाएगा। इसकी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ हमने संयुक्त व्यंजन या गुच्छ व्यंजन का नाम लिया। इसमें हमने आपको क्या बताया? क्षय बताया, त्रय बताया, ज्ञा बताया और क्या बताया? श्रेय बताया। और हमने इसके बारे में भी बताया इसकी संख्या कितनी होती है? 4। क्षय का वर्ण, क्षय किन 2 वर्णों के संयोग से बनता है? तो हमने बताया क और मूर्धा सकार, आधा क और मूर्धा सकार। त्रय वर्ण तो आधा तय और र से, ज्ञा वर्ण आधा जय और य से, श्रेय वर्ण आधा तालु सकार और र से बना। ये इसके बारे में बताएगा। बस आज का क्लास यहीं तक है। आगे जो हम बताएंगे वो आपको उच्चारण के आधार पर बताएंगे। यहाँ हमने आपको बताया व्यंजनों के प्रकार बताएं और व्यंजनों के प्रकार बताएं। चलेगा। जितना आपको पूछा गया, 2 प्रश्न हमारे तरफ से पूछा गया है। एक पूछा गया वह वर्ड का उच्चारण स्थान जो कमेंट सेशन में आपको बताना है, और एक पूछा गया है वर्ड का उच्चारण स्थान, उसका भी कमेंट सेशन में जवाब आपका हमें चाहिए। और आपको ये क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल यानी कि आप अपने चैनल टीएससी ऑनलाइन को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत ही बड़ा चल रहा है और महामैराथन भी चलेगा। जीके का क्लास चलेगा, मैथ का चलेगा, हिंदी का चल ही रहा है, रीजनिंग का भी चलेगा। यानी कि सभी क्लास बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे यहाँ पर। और ये जो हमारी क्लास है इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनके पास शेयर करें। और आपको क्लास कैसा लगा? व्यंजन के बारे में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा है तो आप उसका जो प्रश्न है उसको कमेंट सेशन में छापिएगा। हम जवाब देने का प्रयास करेंगे और जवाब दिया जाएगा। चलिएगा। बड़ों का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, माता पिता का भी सम्मान करें, जानवर का सम्मान करें, पौधे को जरूर लगाएं। 5 जून से जो आया था पौधे को जरूर लगाएं वातावरण को सुरक्षित हेतु। चलेगा। यहीं पर हम इस क्लास को विराम करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।